वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा। और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में, जैसे हम पिछली वीडियोज में अलजेब्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज हम पोलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। यानी अलजेब्रा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पोलिनोमियल भी थोड़ा समझ में आएगा आपको। और उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक में चर्चा करेंगे। तो उसी के बारे में आइए हम पोलिनोमियल में चर्चा करते हैं। तो पोलिनोमियल का जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो पूरा एक ही वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा। और आपको जो भी डाउट रहेगा ना, जो भी माइंड में डाउट है, वो मैं सब क्लियर करूंगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल का जितना भी डाउट रहेगा, ऑल डाउट ऑल डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। जितना भी डाउट है वो सब क्लियर कर दिया जाएगा। तो उसी के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल मान लो लिख देता हूँ 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने लिख दिया। और इधर मैंने लिख दिया 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो अगर आपको जानकारी है तो आप बोलोगे कि गुरुजी इसको जो बोलते हैं ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और ये क्या है? अगर इक्वल्स टू 0 हो जाए तो वह एक इक्वेशन का रूप ले लेता है, वह एक समीकरण का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? वह एक समीकरण का रूप ले लेता है और उसको हम एक समीकरण कहते हैं। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि अगर हम ऐसा कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो वह किसी वेरिएबल पे काम कर रहा है, वह किसी चर राशि में काम कर रहा है। तो अगर उस चर राशि के बराबर 0 है, अगर उस वेरिएबल के बराबर 0 है तो वह एक इक्वेशन हो जाएगा। अगर बराबर 0 नहीं है तो वह एक पॉलिनोमियल में हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अगर आपसे बात करता हूं इसके बारे में कि यह एक कौन सा पॉलिनोमियल है, यह एक कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर जी यह एक एक चरीय बहुपद है। यह क्या है? एक चरीय बहुपद है। दूसरी इसके बारे में हम बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? यह एक त्रिपदीय बहुपद है। त्रिपदीय बहुपद है। तीसरी इसकी हम बात करें तो यह क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है। तो मैं आपको जैसे बताया कि यह एक चरी है क्योंकि यह एक चर x के ऊपर काम कर रहा है, यह एक चरी बहुपद है। दूसरा त्रिपदी बहुपद का मतलब इसमें तीन पद है, 1 2 एंड 3। इसमें तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद इसको बोला जाएगा। और क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद, इसमें घात जो है ना, वो डिग्री जो है वो 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। यही बहुपद का जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा क्लियर किया जाएगा। बहुपद में यही तीन कॉन्सेप्ट आते हैं और ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है, तो वो किसी वेरिएबल पे काम कर रहा है और अगर उसके बराबर 0 कर दिया जाता है तो वह एक इक्वेशन का रूप ले लेता है, वह एक समीकरण का रूप ले लेता है। ये चीज आपको आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ दूं चौथी बात इसी में कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, मतलब अगर यह पॉलिनोमियल है तो इसकी कोई डिग्री होगी। और इसकी डिग्री अगर आपसे पूछता है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। डिग्री का मतलब है जो भी अधिकतम घात है ना वो आपको लिखना है। जो भी अधिकतम घात है यानी जो भी अधिकतम पावर है वो आपको लिख देना है। और अधिकतम पावर इसमें क्या है? 2 है, वही आपको यहाँ लिख देना है। डिग्री का मतलब क्या होता है? घात इसको बोलते हैं, घात या कोटि भी बोलते हैं। घात या कोटि दोनों चीज बोल सकते हैं। तो ये चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, इसी के लिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अगेन मैं बता रहा हूं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही डिफरेंस है। अगर बराबर 0 हो जाता है तो वह एक इक्वेशन है, अगर बराबर 0 नहीं होता है तो वह एक
पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है। बहुपद ही इक्वेशन है लेकिन बराबर 0 होना चाहिए। देन बहुपद में क्या क्या पूछा जाता है सर जी? एक चरी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात बहुपद है और इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ये सब हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। अब आइए आगे हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या लिख देता हूं, मैं कोई भी बहुपद पॉलिनोमियल लिख देता हूं, सपोज कि जैसे मैं लिख देता हूं px बराबर 17, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? तो अगर आपने कभी पढ़ा है ऐसा कॉन्सेप्ट तो आप बोलोगे हाँ। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नोट लिख दीजिए, अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी भी वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल की पावर लिखो, पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। ये चीज कुछ बच्चों को पता थी, अगर नहीं पता है तो वो सीख सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। वह कैसे? अगर मैं आपसे लिखूं ये px बराबर मैंने 17 लिखा था, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं px और 17 x टू पावर 0। ये जो चीज है ना वो यही है जो ये चीज लिखी है। और हमने आपको बताया है कि इसकी वैल्यू कितना हो जाती है? 17 इंटू 1 बराबर 17 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले नोट में लिखाया कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर px इक्वल टू 17 है तो वह एक बहुपद है। ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाते हैं। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट देगा और आपको ये चीज आनी चाहिए। तो मैं वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर px बराबर 17 दिया है और px बराबर इतना है तो किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें वेरिएबल होना चाहिए। उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका मान बदलता रहता है। जैसे x है, y है, z है, उसका मान बदलता रहेगा। अगर px इक्वल टू 17 है तो हम उसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसे डिनोट करेंगे तो यह एक बहुपद हो जाएगा। यही बात है, आपको पता होना चाहिए। जितना भी कॉन्सेप्ट है बहुपद का पूरा सिखाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप बताइए इनमें से वन वेरिएबल कौन है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन सा है? पॉलिनोमियल कौन सा है? मैं यहां कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसी में आपको देखना है। जैसे मान लो 2x² प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा मैं मान लेता हूं 5x प्लस 1। तीसरा मैं मान लेता हूं आपसे 4x³ प्लस 3x² प्लस वाई स्क्वायर। मैं ये चीज मान लेता हूं। ये चीज मैंने मान लिया तो मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूं कि इसमें वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन सा है? इसमें वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन सा है? तो वन वेरिएबल का मतलब जिसमें एक चर हो। एक चर किसमें है? यही वह एक संख्या है जिसमें एक चर है। और एक चर में क्या होता है? जैसे x y z वो कोई एक भी रहेगा जिसका मान
परिवर्तित होता रहता है, जैसे x का मान बदल जाएगा, y रहेगा y का मान बदल जाएगा, z रहेगा z का मान बदल जाएगा। तो यह एक वन वेरिएबल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में यही आएगा और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब आइए मैं आगे आपसे बात करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये आपको बताना है। तो मैं पहले मान लो लिख देता हूं 6x² प्लस 3x⁴ प्लस 6y, मैंने ये लिख दिया। दूसरा मैं आपसे लिख देता हूं, दूसरा मैं लिख देता हूं यहां 6x³ प्लस √5x² प्लस y² प्लस √5xy², इतना लिख दिया। तीसरा मैं यहां लिख देता हूं 4x³ प्लस 1/x² प्लस 1/x प्लस x। तो इन सब में पॉलिनोमियल क्या है, इन सब में पॉलिनोमियल क्या है, इन सब में बहुपद क्या है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है और वो मुझे बताना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पॉलिनोमियल होने की शर्त क्या है, पॉलिनोमियल होने की शर्त, पॉलिनोमियल होने की शर्त यह है सर जी कि अगर पॉलिनोमियल की पावर, अगर उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वह एक बहुपद होगा, तो वह बहुपद होगा। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि अगर जो भी पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूं, अगर उसकी जो इंटीजर है, सॉरी उसकी जो पावर है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि एक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि यह है पूर्णांक, ये है, यह एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरी वह चीज होनी चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। अब जैसे इसमें देख लीजिए तीसरे नंबर में, अगर हम दूसरे वाले को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4x³ प्लस x-2 हो जाएगा, ये माइनस इंटीजर हो जाएगा, यानी निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसको हमको, ये चीज को हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, और ऐसा हमको जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो वह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने की शर्त क्या है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ही वह एक पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें सेकंड नंबर जो है ना, उसमें सब में पॉजिटिव इंटीजर है, 3 है, 2 है, ले लीजिए ये 2 है, फिर ये 2 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये चीजें क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो इसकी पावर है वह पॉजिटिव इंटीजर है, 2 2 2 3, तो यह इसलिए यह एक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल होने की शर्त आपको पता होनी चाहिए। उसकी शर्त क्या है, जो उसकी पावर है वह एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ही वह एक पॉलिनोमियल का रूप लेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं, अब मान लीजिए कोई एग्जांपल लिख देता हूं, px = 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस k, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। अब मैं आपसे पूछूं कि यह एक x-1 से डिविजिबल है, x-1 से डिविजिबल है, विभाजित होता है, तो k की वैल्यू बताइए, k की वैल्यू बताना है हमको। 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस k अगर x-1 से विभाजित होता है तो k का मान बताना है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अगर x-1 से यह विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है, x-1 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है,
x माइनस 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आ रही है? गॉट इट गाइस? अगर इस पॉलिनोमियल में x माइनस 1 से भाग देने पर यह 0 हो जाता है तो यह x माइनस 1 इसका एक शून्यांक होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। शून्यांक होने की शर्त क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। x माइनस 1 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो यह 0 के बराबर यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो यह इसका एक गुणनखंड होगा। फिर रिपीट करूं, x माइनस 1 से विभाजित हो रहा है तो मतलब क्या है, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। अगर विभाजित होता है तो इसको बराबर के 0 कर देते हैं तो x बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये पॉलिनोमियल अगर इससे विभाजित होता है तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा, क्योंकि यह इसका एक शून्यांक होगा। इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 एक शून्यांक होगा। शून्यांक का मतलब है कि इससे इसको भाग देने पर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 हर जगह पूरे समीकरण में, पूरे पॉलिनोमियल में आप वैल्यू रख दीजिए। तो रख दीजिए, क्या होगा, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस का के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस के बराबर 0, यही हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, के इक्वल टू माइनस का 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 12। अगर के की वैल्यू पूछता है तो माइनस का 12 के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो ही आप क्यों कुछ कर पाओगे। और शून्यांक का मतलब मैं आपको बताता हूं। शून्यांक का मतलब है अगर कोई भी पॉलिनोमियल है किसी से विभाजित हो रहा है, पूरी तरह से डिविजिबल है, तो वह उसका एक शून्यांक ही होगा। शून्यांक का मतलब है पॉलिनोमियल पूरी तरह से विभाजित हो जानी चाहिए। अब मैं मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, पी एक्स इक्वल टू 5x टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9। अगर ये x माइनस 2 से डिविजिबल है, x माइनस 2 से विभाजित होता है, क्या होता है, विभाजित होता है, तो रिमाइंडर पूछेगा। तो आपसे रिमाइंडर पूछ लेता है। मैं आपको रिमाइंडर के बारे में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। रिमाइंडर के बारे में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग पहले क्या करते थे, ये x माइनस 2 है ना, जिससे विभाजित होता है, इससे हम पूरा इसको पहले डिवाइड करते थे। डिवाइड करने में काफ़ी टाइम लग जाता था, जो कि 10 मिनट में ओनली एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो कि 10 मिनट में ओनली 1 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा। ऐसा होता था। क्यों ऐसा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करने में टाइम लगता था और वेरिएबल में डिवाइड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके लिए ही ये कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टली x माइनस 2 से अगर विभाजित होता है तो बराबर 0 कर देना और x बराबर 2 हो जाएगा। अब इस 2 को पूरे समीकरण में आप रख देंगे। इस 2 को पूरे समीकरण में आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 को पूरे समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 16 प्लस, इस 2 को हमने इस जगह पे रख दिया, प्लस 3 इंटू 8 ऐसा रख देने का, प्लस 4 इंटू 4, हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। हमको रिमाइंडर निकालने के लिए भी वही शर्त है, सेम शर्त, जो कि के की वैल्यू यहाँ के होता तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। रिमाइंडर निकालना तो हम दिया है तो इसके बराबर 0 कर देते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 129, और यही इसका आंसर हो जाएगा। पूरा ऐड करेंगे तो ये 129 हो जाएगा, और 129 होने के बाद इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा,
129। अगर इससे इसको डिविजिबल है, यह पॉलिनोमियल x-2 से डिविजिबल है, तो उसका रिमाइंडर कितना होगा? 129 होगा। यही आपका आंसर है। और ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा और एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना ना, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपके पास कोई क्वेश्चन मान लो लिख देता हूं, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया x² माइनस ax प्लस b, किससे डिवाइडेड है? x-1 से विभाजित है। x-1 से विभाजित है और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर प्लस का 5। ठीक है। दूसरा मैं आपके सामने लिख देता हूं x² प्लस bx प्लस a। यह किससे? x-2 से डिविजिबल है, x-2 से विभाजित है। और इसका रिमाइंडर कितना है? इसका रिमाइंडर मान लीजिए कितना है? -2 है। इसका रिमाइंडर -2 है। तो आपसे a और b की वैल्यू पूछ देता है, a और b की वैल्यू आपसे पूछता क्या है एग्जामिनर? a और b की आपसे वैल्यू पूछ देता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। और डायरेक्टली पॉलिनोमियल में यही क्वेश्चन उठ के आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। आपको जो भी डाउट है तो क्लियर करो। तो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में ही सिखाया है, अगर इससे यह डिविजिबल है तो x-1 बराबर 0 करके और x बराबर 1 इस पूरे पॉलिनोमियल में आप रख दीजिए। ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल में x-1 बराबर 0 करके x बराबर 1 करके इसमें रख दीजिए। इसमें अगर आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b, ऐसा हो जाएगा। बराबर हम 5 कर देते हैं, 5 ही है क्योंकि रिमाइंडर बचा है और रिमाइंडर हमने प्लस का 5 ले लिया है। अब इसके आगे क्या हो जाएगा? ये इधर है और इधर जाएगा तो कितना? a प्लस माइनस a प्लस b बराबर 4 हो जाएगा। ये 5 है, 5 इधर रहेगा, प्लस 1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, b माइनस a बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और मैंने ऐसा लिख दिया। अब दूसरे में क्या है? x-2 बराबर, अगर आपसे दिया है x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2 रख दीजिए। x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? वो दूसरा वाला पॉलिनोमियल 4 प्लस 4b प्लस a बराबर का 2 है। बराबर का कितना है? सॉरी, हाँ 2b होगा। बराबर का कितना है? ये -2 है। अब यहां से आप क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 2b प्लस a बराबर -6। -2 इधर है, +4 इधर है, +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -6 उसका इधर ऐड होने पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब इसको और इसको दोनों को ऐड कर लीजिए। ये समीकरण 1 है और समीकरण ये 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, इतना बताने की छोटी छोटी बातें इतना बताने की जरूरत नहीं है। आप इसके नीचे इसको ऐड करेंगे, इसको रख के ऐड करेंगे तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये हो जाएगा 3b बराबर -2, क्योंकि 2b और b ऐड हो जाएगा, 3b हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। -6 में प्लस का 4 माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा? -2/3। b बराबर आपका निकल आया। तो आपको a की वैल्यू कहां से निकाल देनी है? चाहे तो यहां रख के निकाल दो, चाहे तो यहां रख के निकाल दो। तो मैं कहता हूं अगर b बराबर इतना आ गया तो -2/3 माइनस का a बराबर 4 रख दो। और a बराबर कितना हो जाएगा? यहां से फिर इसको आप सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 को इधर ले जाओ, इधर इसको ले आओ तो a बराबर हो जाएगा 4 + 2/3। इसको यहां से रख दीजिए।
अगर इसको हम इधर से इधर ले जाते हैं या तो ए को इधर ले आएंगे तो ये माइनस वो माइनस में हो जाएगा, इसको ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा आप लोग को। इतना हो गया। और b बराबर, तो b बराबर रख दीजिए इसमें, b बराबर इसमें रख दीजिए माइनस का 2/3 प्लस a बराबर का 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2/3 माइनस का 4, ऐसा हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 14/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये छोटा सा है ना, ये तो मैंने पूरा सॉल्व इसलिए किया है, आप डायरेक्टली इसमें x बराबर 1 रख के आप सॉल्व कर सकते हैं और x बराबर 2 रख के नीचे वाले में सॉल्व कर सकते हैं। हमने बराबर 5 क्यों किया, क्योंकि रिमाइंडर +5 था। हमने बराबर -2 इसलिए किया है बराबर का, क्योंकि रिमाइंडर -2 है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। इससे बाहर कुछ भी पॉलिनोमियल में आने वाला नहीं है। और मेरे सिखाने का मतलब है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोट भी बनाते रहें, ताकि आपको पता चले कि पॉलिनोमियल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए गए थे और यही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं जैसे मान लो कोई चीज लिख देता हूं, यहां एक कॉन्सेप्ट रह गया था, मैं वो आपको सिखा देता हूं। ठीक है। मान लो मैं px लिख दिया, यहाँ 2 है, py हमने लिख दिया 3y + 5 है, pz हमने लिख दिया 3z² प्लस 3z + 5, और p9 हमने लिख दिया। मान लो p9 हमने क्या लिख दिया 4q⁴ प्लस q² प्लस 2q प्लस 9, ये हमने लिख दिया। ठीक है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये था, मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मतलब ये था कि यह आपको पता होना चाहिए कि यह एक क्या है। यह एक क्या है, इसको आप कहोगे तो यह एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। ये दूसरा कौन सा है, ये द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है। और ये कौन सा है, ये त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। ये कौन सा है, ये चतुष्पदीय बहुपद है। यह क्या है, एक अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा, यह एक चतुष्पदीय बहुपद है। ठीक है। तो मेरा सिखाने का मतलब ये था कि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको ये जानकारी होना चाहिए पॉलिनोमियल में कि कौन सी चीज कैसे पूछी जा रही है। यह एक पदी बहुपद है, यह द्विपदी है, यह त्रिपद है और यह एक चतुष्पदी बहुपद है। ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये कैसे होती है, ये नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से होती है, ये नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से होती है। नंबर ऑफ टर्म मतलब 1 2 3 4 ये चतुष्पदी, 1 2 3 ये त्रिपदी, 1 2 ये द्विपदी, और ये जो है ये एक पदी होता है। ये कौन सा होता है, ये एक पदी बहुपद है। नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और डिग्री के हिसाब से पूछा जाएगा तो द्विघात, त्रिघात, ऐसा करके ये आता रहेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा था। ये कॉन्सेप्ट एक बच गया था, इसीलिए बहुपद में मैं आपको सिखा रहा था। तो मैं अगर आपसे कहता हूं, मैं अगर आपसे कुछ लिख देता हूं, मान लो कि 3x² प्लस 5x³ प्लस 3x⁵ प्लस 4x प्लस 6, अगर आपसे इसमें डिग्री पूछ लेता है, अगर आपसे इसमें डिग्री पूछ लेता है तो आप क्या लिखोगे। तो अगर आपसे डिग्री पूछ लेता है तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डिग्री पूछ लेता है तो जो भी अधिकतम घात रहेगी इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में, जो घात सबसे ज्यादा है, जिसकी घात सबसे ज्यादा है, यहाँ किसकी ज्यादा है, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी ज्यादा है, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। और डिग्री डायरेक्टली आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीजें बहुपद में आपको आनी चाहिए तो ही आप कुछ कर सकते हो। अब मान लो
अब मान लो मैं लिख दिया एफ एक्स बराबर 5, इसकी डिग्री आप मुझे बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी? अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 0 होगी। और 0 डिग्री होने का क्या शर्त है, ये मैंने आपको बताया था। 0 डिग्री होने का शर्त ये है सर जी कि अगर एफ एक्स बराबर 5 है तो 5x की पावर 0 हम ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने लिख दिया कि इसकी डिग्री 0 होगी, ये मैंने पहले आपको सिखाया है। अगर एफ एक्स बराबर 5 है तो इसकी डिग्री 0 होगी और यह एक क्या हो जाएगा? यह एक कांस्टेंट बहुपद हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। यह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, यह एक नियत बहुपद हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसकी घात जो है, इसकी डिग्री जो है वो 0 है, इसलिए यह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नियत बहुपद होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे आगे बात करता हूं, जैसे मान लो पी एक्स बराबर दे दिया, अगर पी एक्स मान लो दिया है, अगर पी एक्स है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और वह 2x प्लस 7 से विभाजित होता है। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और 2x प्लस 7 से विभाजित होता है, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो px मैंने क्यों लिखा? ये खाली एग्जाम्पल को आपको बताने के लिए लिखा है कि px एक पॉलिनोमियल है, px एक बहुपद है और वह 2x प्लस 7 से विभाजित होता है। यानी 2x प्लस 7 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2x प्लस 7 बराबर 0। अब आप सोचोगे सर जी आप बराबर बराबर 0 कर देते हैं, ऐसा क्यों? उसका रीजन मैंने पहले आपको बताया है। अगर यह एक पॉलिनोमियल है, px मैंने ऐसे लिख दिया है, px एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है और 2x प्लस 7 से विभाजित हो रहा है। 2x प्लस 7 से अगर विभाजित हो रहा है तो इस पॉलिनोमियल का यह एक शून्यांक होगा, इस पॉलिनोमियल का यह एक शून्यांक होगा, इसीलिए मैं बराबर 0 कर देता हूं। यहाँ बात समझ में आ रही है? मेरे कहने का मतलब है px एक पॉलिनोमियल है, px एक बहुपद है और 2x प्लस 7 से विभाजित हो रहा है, 2x प्लस 7 से विभाजित हो रहा है, तो क्या होता है? अगर वह 2x प्लस 7 से विभाजित होता है तो 2x प्लस 7 इस बहुपद का एक शून्यांक होगा और 2x बराबर माइनस का 7 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 7/2 रख के आप निकाल सकते हो। ये रिमाइंडर नहीं है, एक चीज नोट करिएगा आप, ये रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई डाउट में नहीं रहेगा। ये रिमाइंडर नहीं है, ये x बराबर माइनस 7/2 है और px जो पॉलिनोमियल बहुपद रहेगा उसमें x बराबर माइनस 7/2 हम रख के इसको निकाल सकते हैं। तो ये चीजें आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। पूरा कॉन्सेप्ट बहुपद का इसमें खत्म हो जाएगा, बहुपद में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन लिख देता हूं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5qx प्लस 4q, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अगर यह x माइनस 1 से डिविजिबल है, अगर यह x माइनस 1 से विभाजित, x माइनस 1 का गुणनखंड मान लीजिए, यहाँ गुणनखंड है, तो q की वैल्यू बताइए मेरे को, ऐसा पूछेगा, q की वैल्यू बताना है, q बराबर क्या होगा ऐसा आपको बताना है। तो मेरे कहने का मतलब है जितना भी कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखाया जा रहा है वो पूरा डिटेल में है, पहले रिमाइंडर वाला, बाद में विभाजित वाला और अब गुणनखंड वाला, पूरा कॉन्सेप्ट, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉलिनोमियल में पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, खासकर एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पॉलिनोमियल पढ़ाया जा रहा है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने पे ही आपको समझ में आएगा, आधे से वीडियो आप स्टार्ट करोगे बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब मैंने आपको पहले ये चीज बताया है, अगर x माइनस 1 का गुणनखंड होगा तो x बराबर क्या 1 हो जाएगा और 1 आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 5q
प्लस 4q बराबर 0 ऐसा कर देंगे। अब आपको यहां से पता चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस का 5q प्लस का 4q बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा। तो मैं इतना डिटेल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं ऐसा भी लिख सकता था कि q बराबर 1, यही इसका आंसर है, ये मैं डायरेक्टली लिख सकता था। और ये मुझे पता है, मैं इसलिए आपको पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए, इसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। -5q प्लस का 4q बराबर के इधर +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ से -1 और माइनस q होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो q बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको पता होने चाहिए, q की वैल्यू पूछ रहा था, q बराबर 1 होगा। और जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं ना, वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे हमारा क्या है, मोटिवेशन होता है, और हम नए नए टाइप के वीडियो, नए नए कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाते रहेंगे, ताकि आपको नए कॉन्सेप्ट मिलते रहें। ठीक है, अब मैं कोई क्वेश्चन लिख देता हूं, x² - 5px प्लस 12p, ऐसा मैंने लिख लिया है। यह अगर x-4 से डिविजिबल है, x-4 का गुणनखंड है, x-4 किसका, इसका गुणनखंड है, x-4 एक गुणनखंड है, तो वही कॉन्सेप्ट है। तो p की वैल्यू निकाल लीजिए, p की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन में ये चीज आप निकाल सकते हो। x-4 बराबर 0 है तो x बराबर 4 रख देना है। जब आप 4 रख देंगे तो मैं तो डायरेक्टली कह रहा हूं आपको कि 16 - 20p प्लस का 12p बराबर का 0 आप कर दीजिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 - 8p बराबर 0 हो जाएगा, तो माइनस का 8p बराबर माइनस का 16, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, p बराबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। गॉट इट गाइस? इसीलिए मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। मान लीजिए पूछ लेता है आपसे कि लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए x-3 बराबर 0, लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए आपसे पूछता है कि लेम्डा के किस मान के लिए x-3 बराबर 0 किससे, x³ - 6x² प्लस 2x प्लस 3 लेम्डा विभाजित होगा। आपसे पूछ लेता है यह किस मान के लिए विभाजित होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है। डायरेक्टली क्या करना है, x-3 बराबर 0 कर देना और x बराबर 3 रख देना है। x की जगह जितना भी है वो क्या रख देंगे, 3 रख के, और बराबर के 0 कर देना है, बाद में आपको निकाल लेना है। एक कॉन्सेप्ट सेम बताया हमने, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ये विभाजन का है और ये गुणनखंड का है, दोनों चीजें सेम आपको दिख रही होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है, x बराबर 3 रख के आप इसको निकाल सकते हो, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, आइए अब एक नया टाइप पढ़ लेते हैं, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट, ताकि आपको जो भी डाउट रहे ना माइंड में वो क्लियर हो जाए और आपको ये चीज पता रहे। अब मैं आपसे अगर बोल देता हूं कि px बराबर x प्लस 1 है, अगर मान लीजिए px बराबर x प्लस 1 है, तो मुझे बताइए, आपसे पूछता क्या है एग्जामिनर कि p ये p और 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बच्चा परेशान कि सर हमने ऐसा कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन आज के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट कहता है, अगर px बराबर x प्लस 1 है, अगर px बराबर कितना है, x प्लस 1 है,
तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो लिखा है ना, यह क्या है, यह पी एक्स ही है। P और ब्रैकेट में 3 लिखा है ना, P और ब्रैकेट में 3 लिखा है, यह क्या है, यह पी एक्स ही है। और पी एक्स बराबर हमको ऑलरेडी क्या बोला है, x+1 करना है। पी एक्स बराबर क्या बोला है, x+1 करना है। बात मेरी समझ में आ रही है आप सभी को? मैं कहता हूं कि पी एक्स बराबर x+1 कर बोल दिया है अगर, तो इतने की वैल्यू बताइए। तो ये जो लिखी है ना दो संख्या, ये पी एक्स ही है, और पी एक्स बराबर ऑलरेडी हमको दिया गया है। अगर पी एक्स बराबर x+1 है तो 3+1 बराबर 4, यहां से 4 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, x+4+1 बराबर 5 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, 5+1 बराबर 6 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, 6+1 बराबर 7। मतलब अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ 7 लिख देना है। डायरेक्टली नहीं लिखना है, इसको देख के लिखना है। डायरेक्टली आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको वैल्यू दी गई है पी एक्स बराबर x+1, और ये वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यह एक पी एक्स डिनोट करता है, यह एक क्या डिनोट करता है, पी एक्स डिनोट करता है। और पी एक्स डिनोट करेगा तो पी एक्स की वैल्यू x+1 है, जो कि हमने 3+1 करके 4 कर दिया है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, और यही मैं आपको सिखा ही रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब आइए एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर एफ एक्स बराबर आपको दे दिया, मान लो एफ एक्स बराबर आपको दे दिया, एफ एक्स बराबर क्या दे देता है, x² प्लस का 1 अपान x-1, ठीक है। ये चीजें आपको दे दिया है, समझ गए मेरी बात। और आपसे पूछता क्या है, आपसे पूछ लिया कि एफ 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 और इसके अंदर में 3 कर दिया, 1 2 3 ऐसा आपसे ये चीजें पूछ लेता है। आपसे ये चीजें पूछ लेता है और ऐसा दिया रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में सेम सिखाया है कि अगर एफ एक्स बराबर इतना दिया है तो यह क्या है, यह क्या डिनोट करेगा, यह डिनोट करेगा एफ एक्स को, यानी कि x की वैल्यू 3 होगी। अब यहां आपकी x की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस का 1 अपान 3 माइनस 1 बराबर 10/2 बराबर 5, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं हो जाएगा, ये 5x की वैल्यू हो गई जो आपको यहां रखना है, जो आपको यहां डिनोट करना है, ठीक है। आपको एक चीज, अब एफ एक्स बराबर अगर 5 आ गया, एफ एक्स बराबर कितना आ गया, एफ एक्स इक्वल टू इतना, एफ एक्स बराबर 5 आ गया है, तो एफ एक्स ये माना था, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर इसके आगे आगे आप बढ़ते बढ़ते इसका मल्टीप्लाई करते रहिए, जैसा ये बोला गया है कॉन्सेप्ट में। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोग को? मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। अगर पी एक्स बराबर दिया है, फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। आप आगे बढ़ते चलिए, बढ़ते बढ़ते आपको पता चल जाएगा। अब एफ एक्स बराबर 3 रख दिया है, इसमें हम कॉन्सेप्ट में दूसरा रखेंगे। एफ एक्स बराबर अगर x की वैल्यू हमने 3 रखा है, तो यहाँ ये 5 आया है, और 5 को हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको रखेंगे तो ये वाला स्टेप मिल जाएगा। इस 5 की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये स्टेप मिल जाएगा। अगले वैल्यू में फिर जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख देंगे x बराबर, तो ये मिल जाएगा। ऐसा आपको कॉन्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली 5 का फिर 3 में फिर 1 में फिर 1 में मल्टीप्लाई और प्लस नहीं करना है। इस 5 को इसमें रखना है, और जैसे रखेंगे तो ये दूसरी वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात? मैं रख के बता देता हूं एक बार। इस 5 को इसमें रखिए, 25 हो जाएगा। इस 5 को इसमें रखे, 25 हो गया, प्लस का 1/5 ये हो जाएगा। x की जगह कितना रखना है, 5, और माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 26/4 बराबर 13/2। ये सेकेंड स्टेप है। पहले स्टेप में एफ एक्स बराबर हमको 5 रखना है, एफ एक्स बराबर हमने क्या रखेंगे, 5 रखेंगे यहाँ। फिर ये दूसरे स्टेप में क्या वैल्यू हो जाएगी, 13/2। फिर तीसरे स्टेप में जब चलेंगे तो x की जगह हमको 13/2 रखना है, x की जगह हमको क्या रखना है, 13/2 रखना है। समझ में आ रही मेरी बात? x की जगह हम 13/2 जैसे ही रखेंगे तो हमको वैल्यू लास्ट की मिल जाएगी, और यहाँ हम डायरेक्टली उसको पुट कर देंगे। ये चीज हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था एक,
जो मैंने आपको सिखा दिया है आप इसको कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ये मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा पढ़ा नहीं रहा होगा, और जो भी नहीं पढ़े थे वो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको पता नहीं था और कोई नया कॉन्सेप्ट दे रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लिख देता हूँ x टू पावर 200 x टू पावर 151 प्लस 2k, मैं ऐसा लिख देता हूं, ये मैं लिख दिया 2k 2x लिख दो यहाँ, ठीक है। ऐसा मैं लिख देता हूं, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि इसमें किसका मान पूछ लेता है, x माइनस 1 से मान लो बोल दिया विभाजित हो रहा है, ये x माइनस 1 से विभाजित हो रहा है, ये विभाजित होता है, ये बोल देता है आपसे। तो x की वैल्यू पूछ लेगा, तो k की वैल्यू पूछेगा, सॉरी यहाँ k की वैल्यू आपसे पूछेगा। तो मैं, अगर आप मुझसे अलजेब्रा पढ़े हो तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर सम संख्या, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर सम संख्या है और x बराबर अगर 1 है, मैं बता रहा हूं, किसी भी वेरिएबल की पावर सम संख्या है तो वह उसका जो मान आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर किसी भी वेरिएबल की पावर सम संख्या है तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो मान आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। और x बराबर यहाँ 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 1 का अगर 200 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही संख्या आ जाएगी। और इसका जो मान आएगा निगेटिव वाले का कितना आ जाएगा, निगेटिव वाले का कितना मान आएगा, माइनस का 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर विषम संख्या, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक रहता है, यानी निगेटिव रहता है। ये चीज आपको दो याद होना चाहिए, 1 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस का 2 के बराबर का 0। जिसको समझ में नहीं आया अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर सम संख्या है, अगर भी किसी भी चर राशि की पावर सम संख्या है तो वह हमेशा उसका मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक होगा, जो मैं हमने यहाँ लिखा है। तो माइनस का 1 प्लस का 2 के बराबर का 0 हो जाएगा, तो 2 के बराबर 1 और के बराबर 1/2, यही उसका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए और यही चीज उसमें कॉन्सेप्ट में पूछ लिया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको करा देते हैं, इसके बाद फिर पॉलिनोमियल यहीं से खत्म हो जाता है। पॉलिनोमियल में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो आपको भी थोड़ा मेरे ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कह देता हूं ये 3x टू पावर 4 है माइनस a प्लस 2, ठीक है, ये यहाँ एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात करना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं 3x टू पावर 4 माइनस a प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4, अगर x माइनस 2 से डिविजिबल है तो a का मान निकालिए। a का मान निकालने के लिए आपको पता है कि हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया है कि x माइनस 2 से डिविजिबल है तो x माइनस 2 इसका एक शून्यांक होगा, x माइनस 2 इसका एक शून्यांक होगा। तो x बराबर 2 आप पुट कर दीजिए, x बराबर 2 जैसे ही आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 4 हो जाएगा ना, 3 इंटू 16 हो जाएगा, 3 इंटू 16 हो जाएगा माइनस a प्लस 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर 0 कर दीजिए, इसको बराबर आप इसको 0 कर दीजिए, तो यहां से आपको निकल के आ जाएगा 48
माइनस का 8 बराबर a+2 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये इधर ले आएंगे, इधर माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 यहाँ हो गया। समझ गया दोस्त? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -4 -4 माइनस का 8 हो जाएगा, दोनों ऐड होने के बाद, तो ये इधर हो गया है। अब डायरेक्टली आप क्या करोगे, 40 हो जाएगा, 40/8 = a+2 बराबर, और इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, तो a+2 = 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपको सिखा दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी करें। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है पॉलिनोमियल में, किसी भी एग्जाम में इससे कुछ भी बाहर आने वाला नहीं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।